हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम सोशल साइंस का जो कि अति लघुतरीय प्रश्न पूछा जाता है, आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा, उसको हमें नाइस मतलब कि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, उस तरह के हम क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाने का प्रयास किए हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग को 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उनको बहुत सारे बेनिफिट होने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक मार दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा। कहीं कि हम जो भी क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आने के पूरा 100% चांस है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा अंत तक जरूर देखिए। आपको जो क्वेश्चन आना उसको एक कहानी की तरह हम आपको बताएंगे कि आपको दिमाग में जब तक एग्जाम भी खत्म हो जाएगा फिर भी आपको दिमाग में ये चीज़ बसा रहेगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो छोड़ के अगर चले जाते हैं उनको तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और एक बात बता रहे हैं बच्चों कि अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है, उसको लेकर के हम पूरी तरीका से आप लोगों को तैयारी कराने वाले हैं। पूरा ऑल सब्जेक्ट का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उस तरह का आप देख लीजिएगा। मेरा क्वेश्चन 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, आपको इतना गारंटी बता रहे हैं। ताकि हम जो क्वेश्चन देखे हैं, हम आज से नहीं, करीब करीब 5-6 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को हम जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का प्रयास करें, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर बोर्ड पे अगर दिखाई कम पड़ता है तो आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा, तो आप लिख सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि अगर क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है, पर वहाँ पे क्या लिखना है नहीं लिखना, वो पूरा डिटेल में हम आज आपको बताने वाले। तो आप वीडियो को स्किप थोड़ा सा भी मत कीजिए, थोड़ा सा देख के अगर भाग जाइएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि असहयोग आंदोलन और जन आंदोलन था कैसे। मतलब कि असहयोग आंदोलन और जन क्या है, असहयोग आंदोलन और जन आंदोलन में किनका सबसे ज्यादा मेन भूमिका रहा। गांधी जी का नेतृत्व कर रहे थे दोनों को, मतलब कि असहयोग आंदोलन को भी और जन आंदोलन को भी। कौन कर रहे थे नेतृत्व? गांधी जी ने कर रहे थे। तो गांधी जी जब कर रहे थे तो किस लिए कर रहे थे, इसके बारे में पूरा डिटेल हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए, जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन, जिसको असहयोग आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन के प्रमुखता से अपनाई गई थी। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी गांधी जी ये अपनाए थे, गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाले ये क्या था, एक जन आंदोलन था। जन के मतलब होता है कि पूरा, मतलब हर एक गांव से एक आदमी को बुलाए थे इस आंदोलन में, और असहयोग आंदोलन इसी को कहा। तो जब बहिष्कार करना मतलब कि जो ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश लोग थे यहाँ, उनको खिलाफ जन आंदोलन का शुरुआत गांधी जी ने कर दी। तो जब बहिष्कार करना की मतलब हमको स्वदेशी सामान ही चाहिए, इसलिए ठीक है। तो इस आंदोलन का जन आधार था शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसान और जातियों को इस व्यापक समर्थन मिला। मतलब कि जब गांधी जी इस आंदोलन को चालू किए तो सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र और मध्यम वर्ग के, मतलब तीनों लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट किए। किनको किए? गांधी जी को किए। किनको खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये लोग बहुत बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिए। जब बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिए गांधी जी, तो इनके साथ मध्यम वर्ग और शहरी क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोग इनको सपोर्ट करने लगे। श्रमिक वर्ग मतलब होता है, श्रमिक मतलब मजदूर वर्ग के लोग भी इसमें भागीदारी ली बढ़ चढ़ के। है पूरे देश में एक सूत्री में पीएनए वाले भाषा में हिंदी में मान्यता मिली, मतलब हिंदी भाषा को मान्यता दी गई। तब जाके ये आंदोलन को मोदी जब कहा, चरखा एवं करंगन का प्रचलन घर घर हो गया। इस प्रकार यह पहला जन आंदोलन। जब गांधी जी ये आंदोलन को शुरुआत किए तो ग्रामीण मजदूर वर्ग के लोग जो मजदूरी करते थे उन लोग भी बहुत सारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए तो सभी लोग क्या कर रहे, चरखा और चरखा का सभी हर घर में होने लगा। तो हर घर, इसीलिए ये असहयोग आंदोलन का शुरुआत किए थे गांधी जी ने। बात समझ गए हो? अब देखिए, मेरा एक पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझिए
कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीका क्या है। मतलब जो सत्ता होता है, कोई भी सरकार अगर सत्ता में रहता है तो सत्ता चलाने के लिए क्या क्या अधिकार होने चाहिए, क्या क्या होने, इसको मतलब कहने का अलग अलग तरीका होता है। तो सबसे पहले अगर बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार में कभी नीतीश चाचा बीजेपी की तरफ चले जाते हैं तो कभी तेजस्वी दल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सत्ता को तरीका अलग अलग, मतलब अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो अलग तरीका होता है, अगर आरजेडी की तरफ आ जाते हैं तो अलग तरीका, मतलब दोनों को चलाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन है सब चीज सेम ही। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले है कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीका इस प्रकार है। तो पहले सबसे पहले सत्ता की साझेदारी के प्रश्न पर भाषा, धार्मिक क्षेत्र और समुदाय के बीच भेदभाव समाप्त करना। तो जब सत्ता की साझेदारी होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि हम धार्मिक क्षेत्र और क्या सामुदायिक मतलब जातीय, ये सब भेदभाव को समाप्त कर देना चाहिए या छुआछूत की भावना को नहीं रखना चाहिए, ये होना चाहिए, कर दिया गया। जब सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो भेदभाव है उसको हटा देना चाहिए। और बात है कि धर्म के हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, ये तरीका हुआ। ठीक है, तो इस क्षेत्र के अवसर की समानता सिद्धांत को अपनाया गया। मतलब कहने का मतलब ये, इसका तात्पर्य ये है बच्चों की भाषा को धार्मिक से नहीं जोड़ना चाहिए, राजनीति को, और भेदभाव किसी से नहीं करना चाहिए, पहला था। और दूसरा में क्या था, सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। विधायिका और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका कहने का मतलब है कि ये 3, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 3 होता है। हमारे कोर्ट क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट, अगर मान लिया कोई डिस्ट्रिक्ट का केस है तो डिस्ट्रिक्ट में ही सोल्यूशन होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट से नहीं हुआ तो ये चल जाएगा हाई कोर्ट, जिसका अगर बिहार की राजधानी पटना है तो पटना में एक हाई कोर्ट है, वहाँ पे जाएगा। अगर इसको संतुष्टि नहीं होता तब चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट, कहाँ, दिल्ली। तो ये बात कहा कि न्यायपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच का सत्ता का विभाजन कर दिया गया है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि कोई अंग अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सके, इसके अधिक से अधिक लोगों को सत्ता में साझेदारी का सुनिश्चित हो। अगर मान लीजिए कि आप कोई राजनीतिक क्षेत्र में हैं, आपको वहां से वंचित कर दिया है कुछ भी, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करिए। अगर डिस्ट्रिक्ट से लेवल पे है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि हम बड़े राजनीतिक पार्टी हैं तो हमको सत्ता से मतलब कि कुछ नहीं, मतलब हम विधायक हैं, मेरे पास कुछ भंडार है, मेरे गाँव, हम जिधर के पार्टी से विधायक है उधर हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, तो अपने सरकार से बोलेगा, सरकार अगर नहीं सुनती है तो ये कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट के पास जाएगा। अगर हाई कोर्ट भी नहीं सुनता था कहाँ चले जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बात यही क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, इसका कहने का मतलब है कि वैश्विक का अर्थ होता है विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं, मतलब कि वैश्विक का एक मुख्य कारण है कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं है जिसके समंजस स्थापित करना, मतलब कि सभी देशों के समंजस स्थापित करना और उन्हें एक दूसरे से जोड़ना, मतलब एक देश दूसरे देश से, या तो एक गांव दूसरे गांव से, या एक मंडी दूसरे मंडी से जुड़ना, ताकि ज्यादा आदान प्रदान हो सके। इस व्यवस्था में वस्तुओं को आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम छोटे मंडी में बेच रहे हैं सामान, तो छोटे मंडी से बड़े मंडी में ले जा सकते हैं, इस पे बोला कि कोई निर्यात नहीं होगा। अंतर्गत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं एक बाजार एवं एक अर्थव्यवस्था का रूप ले लेती है, मतलब कह रहा है कि सभी जगह एक ही तरह से होना चाहिए, चाहे तो विश्व स्तर हो चाहे तो कहीं भी हो। ठीक है, तो इसका कर लेती है। तो वैश्विक की एक नीति मुख्य अंग इस प्रकार होता है। तो प्रथम है भिन्न भिन्न देशों के बीच वस्तुओं का मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार का अविरोधी करना,
मतलब कि अगर हमारे देश में अगर कोई चीज मान लिया जाए कि स्पेन को बात करते हैं, तो स्पेन में हमारे देश में हो रहा है, तो हम दूसरे देश में ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे देश वाला मेरे देश में ट्रांसफर, जहाँ पे उनको वस्तु है, ये बात कहा गया। अब है प्रौद्योगिकी एवं मुक्त प्रवाह तथा। प्रौद्योगिकी के मतलब होता है कि प्रौद्योगिकी मतलब जो भी सामान है प्रौद्योगिकी के द्वारा, तो वो भी आदान प्रदान कर सकते हैं। एवं श्रम एवं मानव संसाधन का मुक्त गतिशीलता होनी चाहिए। मानव संसाधन कहने के श्रम एवं मानव संसाधन मतलब कि जो मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु या संसाधन काम किया गया, उसी को हम मानव संसाधन बोलते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि चिपको आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, फिर चिपको आंदोलन में मुख्य कारण क्या था। अगर इसको इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतना अगर हम आपको बता देंगे तो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। अगर 5 नंबर में पूछा जाए कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, कहाँ से हुआ था, ऐसे करके अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप इसी में आप लिख सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि वृक्ष को कटाई होने के कारण, वृक्ष के कटाई होने के कारण उत्तर प्रदेश के एक गांव है, गांव का नाम है उत्तराखंड, सॉरी उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की जगह पे यहाँ पे शुरू हुआ था। सुंदरलाल गुन ने इसलिए शुरू किया, 1972 ईस्वी में इसका चालू हुआ था कि जब पेड़ को कटाई कर रहा था तो वहाँ के लोगों पेड़ से चिपक जाते थे कि सबसे पहले हमको काटे उसके बाद पेड़ के काटना है, यही मुख्य इसका उद्देश्य था। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। तो देखिए लिखना है कि वृक्षों की कटाई रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुण ने 1972 में चिपको आंदोलन का शुरुआत किया, है ना। क्या बोले हमें कि जो सुंदरलाल बहुगुण थे जो 1972 में चिपको आंदोलन को शुरू किए थे, मतलब रोकने के लिए। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के वर्तमान उत्तराखंड के टिहरी, कहाँ टिहरी गढ़वा के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर चलाया गया था। इस आंदोलन में काटने वाले पेड़ से एक व्यक्ति चिपक, अगर जिस पेड़ को काटा जाता था ना उस पेड़ में एक व्यक्ति चिपक जाता था, तो पेड़ को काटने वाली से कहता था कि पहले मुझ पर कुल्हाड़ी चलाओ, मेरे मरने के बाद ही तुम पेड़ को काट सकते हो। इस परिस्थिति के अनुसार रखी गई थी, मतलब पेड़ को कह रहा था कि पहले सबसे पहले हमको काटो, उसके बाद पहले हम पे कुल्हाड़ी मारो, उसके बाद ही पेड़ पे कुल्हाड़ी मारने देंगे या पेड़ को काटने देंगे, ये बात है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि सुखाड़ के बचाव के तरीका का उल्लेख कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार पूछा जाता है। तो सुखाड़ के बचाव के लिए तरीका उनका उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं सुखाड़ के बचाव के लिए कुछ तरीका निम्नलिखित है। पहले तो पिए जल की सुरक्षित भंडार होना चाहिए, मतलब जो जल पीते हैं उसको सुरक्षित भंडार वितरण करना चाहिए, है ना। मतलब ज़्यादा बर्बाद पानी नहीं करना चाहिए, जो कम से कम उपयोग, जितना उपयोग हो उतना ही पानी का बर्बादी करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कि पशुओं के लिए पर्याप्त चारों का व्यवस्था करना चाहिए, है ना। तो जब सुखाड़ आ जाता है तो पशुओं के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए खाने पीने के लिए। तो ये सब चीज़ है जो खरपतवार हो उसको अच्छे से व्यवस्था करके रखनी चाहिए। नेक्स्ट है कि नहर, पाइप एवं आहार की व्यवस्था करनी चाहिए, प्राप्त में होनी चाहिए, है ना, नहर और बस। और तीसरा है मेरा कि चौथा है मेरा कि वर्षा जल संग्रह का प्राप्त करना चाहिए। वर्षा जल प्राप्त करने का मतलब हुआ है कि वर्षा को पानी को आराम से रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, उसमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ये बात आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए चलिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली कक्षा में।